नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं एसएससी सीजीएल टीयर 1 के 13 अगस्त 2021 में पूछे गए इंग्लिश के प्रश्नों का फुल एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं बात करने वाला हूं ऑल द 25 क्वेश्चंस ऑफ द शिफ्ट 1 13 अगस्त 2021। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिससे आने वाली अगली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इंफॉर्मेशंस आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन की सीरीज में। पहली क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करना है और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। First question is while washing your hands, rub them together for 20 seconds to remove microbes on them। तो सिंपल सा बात है, इस पार्ट को हमें इंप्रूव करना है और 4 ऑप्शन दिए गए। इन 4 ऑप्शन को देखो, माइक्रोब्स यहां भी लिखा हुआ है, द माइक्रोब्स इस सेशन में भी लिखा हुआ है, दी माइक्रोब्स यहां भी, दी माइक्रोब्स यहां भी। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ये पार्ट में तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। Here लिखा हुआ है on those, on they, on their and last one is no substitution। तो देख लो, आपको यह बात पता है कि on एक preposition है और preposition के बाद उसी preposition का object आता है। क्लियर है? यानी preposition का object या फिर आप उसे कह सकते हैं objective case। तो simply on के बाद their possessive adjective का रूप है, possessive adjective हो गया। नेक्स्ट वन इज on they अगर लिखा हुआ है तो दे तो सब्जेक्टिव टर्म है, सब्जेक्टिव केस, और दो भी सब्जेक्टिव केस। इट मींस जो ऊपर दिए गए लाइन है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। सो योर आंसर विल बी नो सब्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है आपके एक्टिव पैसिव के सेक्शन से। क्लियर है जी? देखो, हमें एक्टिव पैसिव बनाने में सिंपली उसके वर्ब पे ज्यादा फोकस्ड रहना पड़ता है, तो आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन है, द इन्विजिलेटर इज एडवाइजिंग द स्टूडेंट नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। सिंपल सा बात है, आप अगर देखो तो जनरली इन सारे टर्म को आप इजीली बना सकते हैं अगर आपको इसके वर्ब पे पकड़ है। इज एडवाइजिंग, इज एडवाइजिंग है तो सिंपली अगर इनके ऑप्शन में जाओगे तो फर्स्ट वाले में रख दिया है, सी ऑप्शन में हैव बीन रखा गया है, बी में रखा है आर बीइंग, थोड़ा सा यहां पे ये रिलेवेंट लग रहा है, इधर लग दिया वर एडवाइज्ड एंड लास्ट वन इज आल्सो वर एडवाइज्ड। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ये तीनों आपके आंसर के जोन से बाहर हो चुका है। क्यों? चूंकि इज एडवाइजिंग है तो इज प्लस V4, और आपको पता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर वॉइस होता है तो उसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो इज बीइंग का सेक्शन, इट मींस बीइंग लाना पड़ेगा, और किसी ऑप्शन में बीइंग नहीं था, एक ही ऑप्शन में बीइंग है। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो वॉइस में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, आप उस पे वर्ब पे जाओ, 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो रिलेटेड है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड से। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आप आसानी से बना सकते हैं अगर आपने वोकेबलरी सेक्शन को अच्छे से पढ़ रखा है तो। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है वायलेंस। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट वर्ड है वायलेंस। एक्चुअली VOI नहीं होता, VIOLENC, यही आपका आंसर हो जाएगा, वायलेंस। फेरोसिटी कह सकते, हिंसा, है ना। एंड विल्डरनेस का स्पेलिंग अगर एग्जामिनेशन आपसे गलत करवाएगा तो WILL रख देगा। क्लियर है? इस तरह से तो ये गलत हो जाएगा, बट ये तो सही है यहां पे। एक्सटर्मिनेटेड का मतलब है डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। क्लियर है जी? एंड द लास्ट वन अनमैनेजेबल, दैट कांट बी मैनेज, दैट कांट बी मैनेज्ड। ओके, तो सिंपल फ्रेंड्स आप ये समझ लो, और अनमैनेजेबल की स्पेलिंग की बात करें तो अन रख दो, फिर मैनेज रख लो, मैनेज, एंड अनमैनेजेबल अगर ABLE लगा दोगे कंबाइंड मैनर में ये अनमैनेजेबल हो जाएगा। एक्चुअली वो एक साथ लिखे गए, तो आपने देख लिया इनकरेक्टली में आंसर जो है दैट इज द वायलेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन इज
दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। नाउ देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में भी वही गेम है। जिस तरह से आपने एक्टिव पैसिव को देखा, ठीक उस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में देखेंगे। बट अपना ध्यान ये रखना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस चेंजेस होंगे, प्रोनाउन चेंजेस होंगे, क्लियर है, ये सारे चेंजेस उसमें आते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, इस तरह का जो टर्म है वो भी चेंजेस होगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस, हेयर, देयर, नाउ, देन, इस तरह का जो टर्म है। तो इसमें आपको सिंपली ये देखना है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट सेड द डॉक्टर। तो सिंपल है, द डॉक्टर सेड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी राइट। देख लो, टर्म में रखा गया है इज गोइंग टू बी ऑल राइट। अब आप सिंपली देखो, इज अगर बदलेगा किस में, तो प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में बदलता है, यानी इज एम आर वॉज वर में कन्वर्ट होगा। देख लो किस ऑप्शन में वॉज वर से ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन में लिख दिया इज गोइंग टू बी ऑल राइट, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन है द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग आर किसी एंगल से नहीं होगा। एवरीथिंग आर कैसे होगा भाई, ये सिंगुलर टर्म है तो एवरीथिंग इज होना चाहिए। The doctor said that everything was going to be right, and the last one is the doctor said that everything will be right, all right. तो will be का ऑप्शन भी गया, your answer will be C। तो टेंशन में नहीं रहना है, एग्जामिनेशन का पेपर ही आसान ही था। अगर आपने थोड़ा भी पैसेंस रखा है और थोड़ी एक्मिन रखनी होगी, है ना, शार्पनेस थोड़ा रखना पड़ेगा। हमें वर्ब को देखते बना देना है, ये नहीं कि सारा रूल सब सारा याद करके बैठे हों। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे प्रश्नों में रूल आप कनेक्ट करके समझें। कुछ कुछ चीजों को टेक्निकली समझना है कि वर्ब को फोकस्ड होकर बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखो तो इसमें सिंपल सा एक टर्म रखा गया है। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है। देखो क्वेश्चन है, अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्रिवन इन अ बॉडी। एक ग्रुप में किसी एनिमल की ग्रुप की बात कर रहा है। तो क्राउड तो आप जान रहे हैं, क्राउड एंड थ्रॉन्ग जो है वो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, क्लियर है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। दैट इज यू कैन से भीड़ जिसको आप कहते हैं। थ्रॉन्ग का मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल कह सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल क्लोजली टुगेदर, क्लियर है जी। इस तरह से थ्रॉन्ग क्राउड पता है आपको। एक हो गया क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ या ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग, क्लियर है जी। सिमिलर थिंग के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लस्टर। क्लम्प यू कैन से, क्लम्प। एंड ड्रोव, ड्रोव से एक वर्ड बना है ड्रोवर, ठीक है, ड्रोव, ड्रोवर, ये इसको हम लोग कहते हैं चरवाहा। तो जो एक एनिमल का ग्रुप है उसे ड्रिवन किया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि वो ग्रुप को हम ड्रोव से ही डिनोट करेंगे। क्लस्टर, थ्रॉन्ग, क्राउड, ये सारे टर्म नहीं होंगे। एक और याद रखना है आपको, HOARD एंड द नेक्स्ट वन HORDE, बोथ आर डिफरेंट। HOARD दैट मीन्स द कलेक्शन, टू कलेक्ट यू कैन से, टू कलेक्ट। एंड इस होड HORDE का मतलब भीड़ होता है, दैट इज द क्राउड ऑल्सो। तो आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ये वर्ड से रिलेटेड चीज है। आइए अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू एंटोनिम्स। देखो जी, अगर हम इस एंटोनिम्स की बात करें तो सिंपल वे में इसमें जो वर्ड रखा गया है दैट इज द ग्रेजुअल। एंड ग्रेजुअल मीन्स क्या होता है, धीरे धीरे, स्लोली, धीरे। तो देख लो जेंटल, जेंटल, तो जेंटल का अगर सिनोनिम्स देखोगे तो सॉफ्ट हो जाएगा। एब्रप्ट दैट इज द सडन, ओके। या फिर एक शब्द बना हुआ एब्रप्टली, एब्रप्टली, तो यू कैन से सडनली, क्लियर है। तो ये तो इसके ग्रेजुअल का एंटोनिम्स होगा और हमें एंटोनिम्स ही पता करना है। ये जेंटल सॉफ्ट हो गया। रेगुलर दैट इज कोई एक्शन अगर फ्रीक्वेंट हो रहा है तो दैट इज रेगुलर। एंड स्लो तो आपको पता है, तो स्लो इसका सिनोनिम्स हो सकता है ग्रेजुअल का, लेकिन योर आंसर विल बी एब्रप्ट, है ना, सडन। एंटोनिम्स विल बी एब्रप्ट।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक. इस फिल इन द ब्लैंक में वर्ड के सेक्शन को सेलेक्ट करके आपको इसमें फिल करना है, एप्रोप्रिएट कौन सा होगा. तो क्वेश्चन है, इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू डैश 21 MiG-29 and 12 Sukhoi 30 MKI fighters from Russia along with upgrades of their existing fleets. You have 4 options: advance, achieve, accomplish, procure. What will be your answer if you are able to make the correlation with the words? या वर्ड की डिफरेंस पता है, उन दोनों के बीच में अंतर पता है. चूंकि पता है अचीव और accomplish की लिटिल बिट मीनिंग जो होती है वो सेम होता है. प्राप्त करना, एक्चुअली accomplish की बात करें तो दैट इज द फुलफिल, है ना. फुलफिल करना मतलब उसको, जैसे मैं अपने ड्रीम को accomplish किया, हम लोग अपने मम्मी पापा के ड्रीम को accomplish किए, तो दैट इज फुलफिल करना. और अचीव योर टारगेट, है ना, बोलते हैं टारगेट को अचीव करो, कोई गोल को अचीव करो, है ना. एंड एडवांस जो वर्ड है ना, एडवांस देखिए यहां पे लिखा हुआ है मूविंग अहेड. तो मूविंग अहेड का मतलब ही होता है एडवांस. धीरे धीरे एडवांस होता जा रहा है मेरा देश. बहुत ऐसे वेपन हैं जो हमारे देश में हैं अभी, या बनाया जा रहा है, अलग अलग देशों से को टेंडर दी जा रही है. तो अब देखो एडवांस एंड मूविंग अहेड तो सिनोनिम्स हो जाएंगे, तो फिर ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन में चला जाएगा. इसलिए योर आंसर विल बी प्रोक्योर. प्रोक्योर का मतलब होता है अचीव विद एफर्ट, है ना. अचीव विद एफर्ट. एफर्ट के साथ जो चीजें हम अचीव करते हैं दैट इज यू कैन से ग्रेट एफर्ट. अचीव विद एफर्ट्स. तो प्रयास करने के बाद, काफी मेहनत के बाद जब हम एक अलग सफलता प्राप्त करते हैं दैट इज द प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योर. सो नाउ योर आंसर विल बी डी. द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज रिलेटेड टू एरर डिटेक्शन, है ना. एरर डिटेक्शन में क्या करना है ना, ग्रामेटिकल अप्रोच को लगाना है. जहां तक आपको यह समझ में आए कि मैं जो सेंटेंस पढ़ रहा हूं उस सेंटेंस में कहीं थोड़ी गलती नहीं लग रहा है, तो जहां तक नहीं लग रहा आप वहां तक बढ़ें. फिर आगे अगर प्रॉब्लम लगे कि यहां इस प्लेसमेंट गलत है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल गलत है, टेंस का प्रॉब्लम है ना, तो आइए देखते हैं. हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लीव्स. सिंपल सा बात है, हैड यू नॉट रीच्ड. अब आपको लग रहा होगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट है, लेकिन मैंने आपको कंडीशनल में एक गोल्डन रूल बताया था, है ना. 3 गोल्डन रूल्स जो कंडीशनल सेंटेंस का था कि अगर सेंटेंस की शुरुआत हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 से हो, या अगर आप ऐसे कहो कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बाद का जो सेंटेंस है, बाद में जो सेंटेंस आता है वो हम इस तरह से रखते हैं सब्जेक्ट प्लस वुड देन हैव प्लस V3 मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो वुड हैव आना चाहिए था, एग्जामिनेशन रख दिया सी वी विल हैव. ये विल को चेंज करना पड़ेगा वुड में, देन योर सेंटेंस विल बी करेक्ट. सो किस पार्ट में एरर हो जाएगा, वी विल हैव, ये इस पार्ट में आपको एरर डिटेक्ट करना पड़ेगा. क्लियर है जी. एक छोटा सा डिफरेंस समझ लो, इन टाइम और द नेक्स्ट वन इज ऑन टाइम. इन टाइम और ऑन टाइम का मतलब है, इन टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम, एग्जामिनेशन सॉरी, इन टाइम का मतलब है टाइम बिफोर, समय से थोड़ा पहले. आपकी एग्जामिनेशन इन टाइम स्टार्ट नहीं होती है, ऑन टाइम स्टार्ट होता है, बट आप एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम पहुंचते हैं. अगर 10 बजे एग्जामिनेशन प्रारंभ होने वाली है तो आप 9:30 तक पहुंच जाते हैं. तो यही है, इन टाइम मीन्स समय से थोड़ा पहले, और ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम जो समय दिया गया है. तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन नंबर 9. This one is also error detection. Okay, so you must avoid riding in a crowd. Avoid एक वर्ड है जिसके बाद gerund फॉर्म आता है, avoid riding ing. किसमें, in a crowded bus. तो बस की प्रोफाइल हो गई नाउन, और यहां पे crowded जो है वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है. क्लियर है जी.
क्राउड सही वो वर्ड बनी है क्राउडेड। और ट्रैवलिंग, देखो और एक कंजंक्शनल पार्ट है, तो और से पहले आपने रखा अवॉइड राइडिंग, इट मींस इसी अवॉइड के बाद एक और फॉर्म आया है दैट इज द ट्रैवलिंग। तो ये पता चल गया कि अवॉइड के बाद हम V4 रखते हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस जगह की बात कर रहा है? इन अ मेट्रो। किस आर में? ड्यूरिंग रश आर, जो पीक टाइम होते हैं, जिस समय लोग ड्यूटी जाते हैं, तो उस सेशन में कह रहा है कि यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस और ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो ड्यूरिंग रश आर एज बोथ आर क्वाइट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस। सिंपल सा देखो, एक्चुअली एक्सपीरियंसेस जो है वो नाउन है एंड अनप्लीजेंट जो हो गया वो एडजेक्टिव फॉर्मेट हो गया। क्लियर है? अगर वो एडजेक्टिव है तो हमें इतना बात पता है कि नाउन से पहले एक एडजेक्टिव टर्म आता है, और अगर इस एडजेक्टिव का मॉडिफायर लेना हो तो हमें एडवर्ब लेना पड़ेगा। क्लियर है जी? तो अब सिंपल आप ये समझ लो कि ये जो क्वाइट वर्ड रखा गया है, तो QUIAT एंड द वन मोर क्वाइट इज क्वाइट। दिस क्वाइट is an adjective and this is an adverb. Okay, so we need here an adverb, that's why quite will be replaced by quite, QUITE. This one was wrong, so your answer will be answer D. It means इस पार्ट को improve करना पड़ेगा। Here quite will be, it means complete, quite, this quite is an adjective, quite person, quite decision, एंड क्वाइट मीन्स कंप्लीटली, फेयरली, कुछ हद तक, पूरी तरह, ऐसे ले सकते हैं, तो दैट इज क्वाइट हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन। नेक्स्ट इज इडियम्स। अब इसकी मीनिंग आपको इनकेस हो सकता है वो नया इडियम्स है, पता नहीं है, तो आप इसकी मीनिंग थोड़ा सा सेंस लगा करके निकाल सकते हैं। बक, इस बक का मतलब होता है मनी। क्लियर है? और अगर बैंक की बात करें तो इसका मतलब होता है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट, तो अब लग रहा है कि एक्साइटमेंट फॉर मनी या फिर उस मनी के वैल्यू को इंक्रीज करना। आप ये कह सकते हैं कि जनरली इन शब्दों इडियम्स का थोड़ा सा मीनिंग अगर आप इस एंगल से निकालते हैं तो गलत भी हो सकता है, लेकिन मनी से रिलेटेड दो ऑप्शन आपके पास, लेस वैल्यू फॉर मनी एंड मोर वैल्यू फॉर मनी, तो इसका आंसर होगा मोर वैल्यू फॉर मनी। बैंक फॉर द बक, इट मींस गिव वैल्यू टू द वंस मनी, टू वंस मनी, किसी के मनी को वैल्यू करना, दैट इज द बैंक फॉर द बक। सो योर आंसर विल बी ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ओके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट थोड़ा डिफिकल्ट स्टूडेंट्स को लगता है। ये होता क्या है ना कि आप इस पे एक अरेंजमेंट नहीं बना पाते हैं। आप अगर सेंटेंस का अरेंजमेंट समझ सकें कि वो सेंटेंस किसके बाद कौन सा सेंटेंस होगा, या आप फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसके मीनिंग को समझ लो या रिपीटेशन को समझ लो, तो शायद आप इस सेंटेंस को बना लेंगे। देखिए, पहला आप अगर देखोगे तो सी, सेंटेंस की शुरुआत यानी स्टार्टर इन चार में से C D D A, तो हमें लगता है कि D की फ्रीक्वेंसी है इसलिए सेंटेंस D स्टार्ट करेगा, बट ऐसा नहीं मान लेना है, सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है। देखो, पहला जो लाइन है लिखा है बट द ईगल, सेंटेंस की शुरुआत बट से किया गया, तो आपको पहले ही समझ में आ गया कि बट कॉन्ट्रास्ट बताता है और ये सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकता, उससे पहले कोई टर्म जरूर आएगा, देन बट आ सकता है। तो क्वेश्चन ए में बट सेंटेंस को स्टार्ट किया है, इसलिए मैं इस ऑप्शन को हटाता हूं कि सेंटेंस ए कभी इन चारों अरेंजमेंट की शुरुआत नहीं करेगा, ए स्टार्ट नहीं करेगा। आओ क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। लिखा है द बिटल देयरफॉर इंटरसीडेड विद द ईगल। तो ये मैटर पता नहीं चल रहा है, द बिटल कह रहा है कि वो इंटरसीड किया, किसी के मैटर के बीच में आया, इंटरमीडियरी का काम किया, तो सिंपल वे में ये द बिटल रखा गया है और ऊपर में भी द ईगल रखा गया था। थोड़ा सा देखो, आगे द बिटल रखा गया, तो द बिटल तब होगा ना जब उससे पहले अ बिटल। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा ये बात समझ लीजिए आप, सेंटेंस की शुरुआत अगर an प्लस नाउन से है, क्लियर है, an प्लस नाउन से है,
तो ये सेंटेंस का शुरुआत कर सकता है। हो सकता है कभी ऐसा आ जाए, अगर ऐसा लिखा जाए दिस, दैट, दीज, ये टर्म तब आएंगे जब उससे पहले किसी नाउन की चर्चा होगी, तो ये तो सेंटेंस की शुभारंभ नहीं करेगा, इससे पहले ए एन की कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तीसरा में देखो यहां भी लिखा हुआ है द ईगल, आगे बढ़ोगे तो द बिटल, इट मींस थोड़ा यहां भी मामला गड़बड़ है। द डायरेक्ट आ गया, उससे पहले तो बिटल की चर्चा होनी चाहिए थी। आइए लास्ट ऑप्शन को देखते हैं, अ हेयर बीइंग परसुएड बाय एन ईगल, ओके, pursued by an eagle took himself for refuge to the nest of a beetle। देखो यहां पूरी तरह से समझ में आ रहा है an eagle, a beetle and a hare। एक हेयर जो है, खरगोश जो है, वो ईगल के चंगुल में आ जाता है ना, उसको पीछा किया जाता है। फिर हेयर जो है वो किसका शरण लेता है? बिटल का। बिटल एक स्मॉल इंसेक्ट होता है, तो उसका शरण लेता है। अब ये बात पता लग रहा है कि सेंटेंस की शुरुआत डी करेगा, तो ये दोनों ऑप्शन गया, सी सेंटेंस की शुरुआत ही नहीं कर सकता, बचा दो ऑप्शन। अब आपको देखना है डी के बाद बी ऑप्शन आएगा या डी के बाद सी आएगा। तो सिंपल सा समझो, अ हेयर जब उसको पीछा किया गया, ईगल ने किया, तो वो किसका शरण लिया? बिटल का, और बिटल से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे बचा लो। तो सिंपल वे में अगर आप ऑप्शन बी को रखते हो तो द बिटल देयरफॉर इंटरसीडेड विद द ईगल बिंग हिम नॉट बी किल्ड टू पुअर। इसके यही कह रहा है कि ये इन छोटे जानवर को मत मारो, उसके बीच में आया, इंटरसीड किया और ये कहा, तो ऑब्वियसली डी के बाद बी ऑप्शन ही करेक्ट है। आप कहोगे सर डी के बाद सी लेते हैं, व्हेन द ईगल फ्लू अवे द बिटल फ्लू आफ्टर हिम टू लर्न वेयर हिज नेस्ट वाज। जब इसको कहा गया तो सिंपल वे में कहने के बाद ही वो उसके बीच गया और कहा, उसके बाद ना वो लिखेगा बट द ईगल इन रैथ गैव द बिटल अ फ्लैप ऑफ हिज विंग्स एंड straight away seized upon her and devoured him। तो उसको खा गया, तो पहले खा गया, उससे पहले ना उसको रिक्वेस्ट किया गया होगा कि छोटे जानवरों को मत मारो। तो ऑब्वियसली डी के बाद बी अप्रोप्रिएट है, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, डी बी ए सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 is once again idioms। raise the bar की एग्जैक्ट मीनिंग है सेट हायर गोल्स या स्टैंडर्डिटी को बढ़ाना। आप अपने गोल्स को सेट करो, हायर गोल्स को। तो इस रेज द बार, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, एक स्टैंडर्डिटी से होती है, बार रेज होता है, एक डायमेंशन लगाया जाता है कि इसके ऊपर आप नहीं जा सकते। तो इस तरह से रेज द बार मीन सेट हायर गोल्स, एक आपकी जो गोल्स है वो हायर है, दैट इज रेज द बार। क्लियर है जी? नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज रिलेटेड टू, कह सकते हैं आप, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है। देखो, a group of 3 novels or plays each complete in itself। सिंपल सा बात है, 3 नॉवेल्स की बात, उस 3 नॉवेल्स के ग्रुप की बात। और नॉवेल्स को हम लोग करते क्या हैं? स्टडी करते हैं। या प्लेज को हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो कहीं ना कहीं आंसर अगर देखोगे तो ट्राइलॉजी जो है वो उसका आंसर हो जाएगा, बट डिफरेंस सभी में समझ लेते हैं। ओके, ट्राइवेट एक पॉट होता है, कुकिंग पॉट, जो आयरन की बनी होती है, फिर उसमें फायर पे चढ़ाते हैं, उस पर भोजन तैयार करते हैं। कुकिंग पॉट को ट्राइवेट कहते हैं। ट्रिपलेट आप कह सकते हैं कि बॉर्न 3 चिल्ड्रेन एट द सेम टाइम, है ना, 3 बच्चों का एक साथ जन्म, ट्रिपलेट। या कुछ वैसे ट्रिपलेट भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े हुए हैं, तो खैर वो नहीं, यहाँ पे लिटरेचर के हिसाब से इसका मीनिंग है 3 बच्चों का एक साथ जन्म होना। एंड ट्राइमवर एक शब्द है जिसका मतलब है 3 सीनियर्स ऑफिसर्स जो एक किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हैं और उस कोई कार्य को ऑब्जर्व कर रहे हैं। उस ऑब्जर्वेशन में अगर थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी होती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल वो 3 ऑफिसर्स ही होंगे। तो 3 सीनियर ऑफिसर्स जो किसी एक डिपार्टमेंट में है और उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर है? कोई परफॉर्मेंस किया जा रहा है, कोई कार्य फंक्शन
किया जा रहा है, और वहां पे ऑब्जर्वेशन में जो 3 सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उसे हम ट्राइमवर बोलते हैं। तो ट्राइवेट, ट्राइलॉजी, ट्राइमवर एंड ट्रिपलेट क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इज रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब आप देखो इस फिल इन द ब्लैंक में नॉर्मल वर्ड ही है, इन वर्ड पे अगर आपको डिफरेंस पता है तो आप आसानी से बना लेंगे। देखो जी, वर्क एंड डोमेस्टिक डैश मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। अब किसने उसे शॉर्ट टेम्पर्ड किया? तो वर्क की क्या होती है, इंसान वर्क फोर्स के अकॉर्डिंग नहीं, वर्क प्रेशर के लिए, प्रेशर के वजह से, वर्क प्रेशर के वजह से वह क्या हो गई? शॉर्ट टेम्पर्ड हो गई, है ना। ग्रेविटीज नहीं लेंगे, ग्रेविटीज का मतलब होता है सीरियसनेस, क्लियर है जी, सीरियसनेस। फोर्सेस, अगर वर्क फोर्सेस की बात करें तो यहां पे ये भी हो सकता है कि उस कार्य को करने के लिए कितने लोग लगाए गए, क्लियर है, वर्क फोर्सेस हो जाएगा यहां पे। बट वेट तो किसी एंगल से यहां पे होगा नहीं, योर आंसर विल बी प्रेशर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सिनोनिम्स। देखो रिजीम का सिनोनिम्स आपको बताना है। तो रिजीम का मतलब ही होता है गवर्नमेंट और रूल, है ना, रूल कह सकते हैं या गवर्नमेंट, क्लियर है। तो आंसर तो आपको पता चल गया, हम यहां पे रूल प्रेफर करेंगे। टेरिटरी रेजिमेंट अगर होता या रेजिमेंट तब हम टेरिटरी लेते, अगर रूल ऑप्शन में नहीं होता तो आंसर टेरिटरी भी लेना पड़ता। तो हम लोग तो कहते हैं अंडर द रिजीम ऑफ, है ना, किसी के शासन के अधीन या शासन में, तो योर आंसर विल बी रूल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वंस अगेन सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ओके, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का ये भी पार्ट है, सिंपल वे में आप देखो। सबसे पहले सेंटेंस रीअरेंजमेंट में स्टार्टर ढूंढने का प्रयास करेंगे आप। तो when we got near we saw it was the steam rising from hot springs। हम लोग जब नजदीक गए तो वो एक स्मोक देखा जो हॉट स्प्रिंग से निकल रहा था। We saw in the distance a great column of smoke। हमने पहले स्मोक देख लिया और पहले चर्चा कर लिया कि एक स्मोक निकल रहा था। पहले तो आप स्मोक को देखेंगे, फिर सोचेंगे कि वो स्मोक कहां से निकल रहा है, क्लियर है। तो सेंटेंस ए की शुरुआत when से हो रखा है, इस वजह से हम एक कंडीशनल टर्म भी हो गया वो, तो हम यहां पे सेंटेंस ए की शुरुआत जो है when से होने की वजह से ए वाला ऑप्शन को हम यहां से हटाएंगे कि वो सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकता। और आप याद रखना, सेंटेंस की शुरुआत अगर करेगा तो कहीं ना कहीं नाउन टर्म करेगा। फर्स्ट पर्सन का पार्ट अगर होगा तो आई वी कर सकता है, क्लियर है। अगर नाउन नहीं है तो इस तरह से सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है। तो देख लो, अब लग रहा है कि वी शॉ इन द डिस्टेंस अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक, वी वंडर्ड इफ इट कैम फ्रॉम अ चिमनी और बर्निंग हाउसेस, वी थॉट ऑफ टेकिंग अ बाथ इन द हॉट वाटर। तो पहले कैसे सोच लेंगे, पहले आपने देखा क्या, डिस्टेंस में एक ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक देखा। तो अब लग रहा है कि सेंटेंस की शुरुआत बी करेगा और आपके पास बी से दो ऑप्शन है, ये हट गया, अब बचा सी एंड डी। अब आप देख लो, बी के बाद सी होगा या बी के बाद दोनों बीसी बीसी, ए डी एंड बी सी डी ए। अब यहां तक तो सिमिलर हो गया, बी सी बी सी, तब देखना है डी ए होगा या ए डी होगा। तो पहले तो आपने स्मोक देखा, फिर उस बारे में सोचा, देन आप उसके नजदीक गए, तब पता लगा कि वो स्टीम जो है वो किससे निकल रहा है, तो हॉट स्प्रिंग से निकल रहा है। तो बी के जस्ट बाद सी ऑप्शन आएगा और उसके जस्ट बाद ए आएगा, सो योर आंसर विल बी सी। पहले तो कोरिलेट करो सेंटेंसेस को कि किसके बाद किसका आना ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ओके, देखो जी, सिंपल वे में आपको पता है कि अगर किसी सेंटेंस में कंटिन्यूअस एक्शन की अगर बात करें कि अगर आप वहां जाएंगे तो ये चीज को देखेंगे, तो हम कहते हैं इफ यू गो देयर यू विल सी, यू विल वॉच दैट, जो भी पर्टिकुलर चीज है। क्वेश्चन है द टॉय ड्रमर प्लेस द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक। सिंपल सा बात है, जो ही आप टॉय ड्रमर के बटन को प्रेस करते हैं उधर वो उस ड्रम पे हीट करता है। तो सिंपल सा, उसे जो ही स्ट्राइक करने की बारी आती है तो प्लेस द ड्रम
इफ यू प्रेस द बटन, याद रखना हम तो सेंटेंस ऐसे लिखते हैं कि इफ यू यानी इफ के जस्ट बाद आप सब्जेक्ट रख लो, इफ प्लस सब्जेक्ट, सिंपल सा। देखो जी, इफ प्लस सब्जेक्ट देन V1 या V5, तो बाद वाला जो टर्म हम लोग लेते हैं वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल का सेक्शन, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये याद रखना, ये तो है कंडीशनल सेंटेंस में ऐसा है, लेकिन अगर यूनिवर्सल कोई ट्रूथ की बात हो जाए, आगे कोई ऐसी सच्चाई की बात हो जाए जो श्योरली वो होता है, तब आप क्या करोगे ना, ये विल नहीं रखोगे, आप डायरेक्ट इसी फॉर्मेट का उधर भी प्रयोग कर लोगे, V1 या V5 ही रखोगे। तो देखो, द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम इफ यू प्रेस, हो सकता है आपके मन में आए सर इफ यू विल प्रेस, तो वो तो सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन वर्ड के साथ विल नहीं लगाएंगे, यहां पे V1 या V5 ही होगा। तो इफ के बाद वाला सेंटेंस में इफ यू प्रेस है, वो तो सही था, तो हुआ कि सर इधर चेंज कर देते हैं, तो द टॉय ड्रमर विल प्लेस नहीं, जो ही स्विच दिया गया तो उधर वो जो ड्रमर है, टॉय ड्रमर है, उसने प्लेस किया ड्रम को। तो इसमें कोई एक्टिविटी ज्यादा गैपिंग भी नहीं है और ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। जैसे मान लो आप आइस को हीट करते हो तो वो तुरंत मेल्ट होता है ना, जो ही हीट करते हो मेल्ट होना प्रारंभ हो जाता है। तो इफ यू विल हीट द आइस नहीं कर सकते, इफ यू हीट आइस इट विल मेल्ट नहीं, इट मेल्ट्स, सिंपल सा। तो दोनों तरफ प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, सो योर आंसर विल बी नो सब्स्टिट्यूशन, विल नहीं लगाना है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो ये सिनोनिम्स से है। क्वेश्चन नंबर 18 आप देखिए, जेनरिक एक वर्ड है, जेनरिक। जेनरिक का मतलब क्या होता है? जनरल कह सकते हैं, ऑर्डिनरी कह सकते हैं आप इसे, और कौन कौन सा वर्ड कह सकते हैं? नॉन एक्सक्लूसिव भी वर्ड कह सकते हैं आप। तो जेनरिक मतलब सबके लिए। तो अगर डेफिनिट कहोगे, प्रिसाइज कहोगे, स्पेसिफिक कहोगे, तो वो तो एक खास टर्म के लिए हो जाएगा। इसलिए योर आंसर विल बी यूनिवर्सल, जो चीजें सबके लिए है। क्लियर है? नॉन एक्सक्लूसिव, दैट इज द जेनरिक। जेनरिक, नॉन एक्सक्लूसिव, नॉन एक्सक्लूसिव, ओके। नॉट पर्टिकुलर, अगर आप डेफिनिट, प्रिसाइज मतलब व्हाट, ऑथेंटिक कह सकते हैं, एग्जैक्ट कह सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो कहीं ना कहीं सिनोनिम्स हो सकता था, लेकिन हमने जेनरिक, सॉरी, ये एक तीनों का सिनोनिम्स हो सकता था, बट जेनरिक वर्ड के लिए अगर सिनोनिम्स एग्जैक्टली देखा जाए तो यूनिवर्सल ही होगा, यानी नॉट स्पेसिफिक, ओके, नॉट स्पेसिफाइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज once again wrongly correctly spelled word, incorrectly spelled word, okay? So अगर आप देखें तो incorrectly spelled word में क्रिएचर की स्पेलिंग सही है, डिक्रीज भी सही रखा गया, स्पेसिफाइड भी सही है, एंड पीसफुल का ऑप्शन जो है वो गलत है। क्लियर है जी? पीसफुल, पीसफुल की बात करेंगे, नॉट PIECE। सो योर आंसर विल बी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट question number 20, and 20 is synonyms, sorry, antonyms of siege, antonyms of siege। siege का एंटोनिम, siege मतलब होता क्या है? I before E का केस है इसमें। तो siege जो है ये स्पेलिंग एरर में भी पूछा जाता है। siege का अगर आप सिनोनिम्स को तो कैच, है ना, पकड़ लेना, कैप्चर कर लेना, होल्ड कर लेना, फोर्सफुली किसी चीज को जब्त कर लेना, तो ये स्नैच, ग्रैब, कैच, तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। हमें एंटोनिम्स चाहिए, सो योर आंसर विल बी लूजन। कोई चीज जब्त कर लेना, कब्जे में लेना, स्नैच कर लेना, ग्रैब करते हैं हम लोग फोर्सफुली, तो दैट इज योर आंसर विल बी लूजन, मीन्स लिबरेट करना, सीज जब्त कर लेना, कब्जे में करना, उससे बेटर ऑप्शन, सॉरी, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा लूजन, ओके, लिबरेट कर देना। नाउ अब बारी है कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का। तो योर कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन इज रिलेटेड टू, अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ये किससे रिलेटेड है। पहले कॉम्प्रिहेंशन बनाने से पहले ना आप इस पूरी पैसेज के थीम को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की अगर बात करें तो रीड द लाइंस एंड आप उसके थीम को समझें कि वो क्या कहना चाह रहा है।
वॉट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक बैक फ्रॉम भूटान, भूटान से उसे क्या लेना चाहिए, ये कह रहा है कि इज प्योर हनी, वो हनी की बात कर रहा है, स्पेशली पुटका, वो कौन सी हनी, पुटका, दैट इज द एंटीबायोटिक हनी, वो कह रहा है कि ये एंटीबायोटिक हनी प्रोड्यूस्ड डैश मैलिपोना बीज, और मैली बीज से ही रिलेटेड है, तो मैलिपोना बीज स्टिंगलेस बीज लिखा हुआ है कि ये डंक मारने वाली बीज नहीं होती है ना। अब ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टिव एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज डैश 700 to 1500 meters above the sea level, due dash their small size they can get larger nutrients डैश रेगुलर हनी बीज, कह रहा है कि ये जो हनी है वो लार्जर न्यूट्रिएंट्स को लाता है, किसके बनिस्पत, किसके कंपैरिजन में, रेगुलर हनी बीज के कंपैरिजन में। ओके, सो इट हैज अ टिंगी शॉर्ट टेस्ट एंड कैन डैश योर शोर थ्रॉट इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, मतलब बहुत ही कम समय में आपको अगर गले का खराश है या कभी गला बैठ जाता है या कैसी कोई डिफेक्ट थ्रॉट इन्फेक्शन आती है, तो ये हनी उसमें क्या करता होगा, उस पेन को रिलीफ करता होगा। तो ये पैसेज पूरा समझ में आ रहा है कि ये हनी से ही रिलेटेड है, मैलिपोना बीज की हनी की बात कर रहा है, क्लियर है। वो उससे भी ये भी कहना चाह रहा है कि ये लार्जर न्यूट्रिएंट्स को लाता है, किसके बनिस्पत, किसके कंपैरिजन में, तो रेगुलर हनी बीज के कंपैरिजन में। तो आइए अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आप विदाउट ऑप्शन देखें तो एक थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में ड्यू के साथ ऐसा एक कंपैरिजन टर्म होना चाहिए, दैट इज द ड्यू टू। थोड़ा ये भी लग रहा है कि ये लार्जर है, तो लार्जर एक कंपैरेटिव डिग्री का टर्म है, लार्जर एक कंपैरेटिव डिग्री का टर्म है, लार्जर। ओके, तो इस लार्जर के साथ आप कंपैरेटिव टर्म लोगे तो देन लोगे, बाद बाकी ऑप्शन में क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये मैं सोच रहा हूं और आप भी सोचो, प्रोड्यूस्ड बाय हो सकता है ना, उसे मारकर बीज नहीं निकाला जाता है ना, उस हनी बी को मारकर हनी नहीं निकाल रहे हम लोग, यहां पे उस मैलिपोना बीज से हनी निकलता है, यानी आप कह सकते हैं कि उसे मारा नहीं जाता। तो हमें लग रहा है कि वो प्रोड्यूस करता है, किसके द्वारा, मैलिपोना बीज के द्वारा। तो ऑप्शन 1 में प्रोड्यूस्ड बाय का भी सेंस आ रहा है। फिलहाल अभी मैं ये चीज बता रहा था आपको। और एक चीज और देखो, लिखा है कि ये कहां पाया जाता है, किस प्रोटेक्टेड एरियाज में, तो 700 मीटर से लेकर के 1500 मीटर के बीच, कहां, अबव द सी लेवल। तो बीच की बात कर रहे हैं, तो या तो कॉम्बिनेशन अगर देखोगे ना तो फ्रॉम के साथ टू का भाईचारा है, और फिर आप बिटवीन का अगर टर्म देखोगे तो बिटवीन के साथ एंड का टर्म है ना, बिटवीन एक टर्म है जिसके साथ भाईचारा एंड की होती है। तो देखो हम 3-4 चीज आपको ध्यान में रखने बोले हैं, ड्यू टू, लार्जर देन, प्रोड्यूस्ड बाय, है ना, प्रोड्यूस्ड बाय, एंड एक टर्म बचा बिटवीन। तो चूंकि हमने यहां पे टू का सेंस लिया है, तो या तो क्वेश्चन में ही टू गलत रखा है, यहां पे एंड होना चाहिए, और नहीं तो ऑप्शन में फ्रॉम होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन में फ्रॉम होना चाहिए। आइए हम उस ऑप्शन को देख लेते हैं। इससे पहला क्वेश्चन है आपका कि फिल इन द ब्लैंक में आप क्या फिल करोगे, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक की अगर बात करें, देखो जी, आपके पास 4 ऑप्शन है, थ्रू, विद, ऑफ, बाई। तो अभी मैंने बताया था आपको कि प्रोड्यूस्ड के साथ आप बाई को प्रेफर करोगे, क्लियर है। एंड बिटवीन, यहां पे फ्रॉम ऑप्शन ही नहीं है, तो बिटवीन मजबूरी में लेना पड़ेगा, लेकिन बाद में जो 700 to 1500 लिखा है वो टू एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। सो योर आंसर विल बी ए। तो ये तो पता चल गया। एंड नाउ नेक्स्ट टर्म है आपका क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। देखो यहां पे एक ऑप्शन है आपके पास फिल इन द ब्लैंक का, तो मैंने बताया था कि ड्यू के साथ जो टर्म आएगा दैट इज द ड्यू टू, है ना, ड्यू टू। एंड द नेक्स्ट वन इज लार्जर था, तो लार्जर के साथ हम क्या लेंगे, देन। तो देखिए ग्रामेटिकल अप्रोच लगता ही है, आप कभी ये नहीं कह सकते कि सर ये बहुत ही टफ था, बहुत ही आसान था, जिसके बारे में आप सब कुछ जान रहे थे पहले से। देखो एंड द लास्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन पे आपको ये टर्म समझना है,
शोध, पैसिफाई, अपीज और काम, ये 4 शब्द है। तो पैसिफाई तो आप शांत के सेंस में लेते हैं, शांत करना। अपीज, अपीज मतलब टू प्लीज समवन भी होता है, टू प्लीज समवन, किसी व्यक्ति को खुश करना, तो हम अपीज करते हैं। पैसिफाई शांत कराना, है ना, किसी एंगर वाले व्यक्ति को, काफी गुस्से में है वो बंदा, एंग्री मैन, क्लियर है। एंग्री मैन को आप क्या करते हैं, पैसिफाई करते हैं। कोई कंट्री अगर बैटल वगैरह में इंगेज्ड है तो हम उसे अपीज पैसिफाई करते हैं। किसी अथॉरिटी को पैसिफाई करते हैं, क्लियर। तो अथॉरिटी, काम, अपीज तो होगा नहीं। जब हम थ्रॉट की बात कर रहे थे कि अगर थ्रॉट इन्फेक्शन है या वैसी कोई प्रॉब्लम है थ्रॉट में, तो हमें वो रिलीफ देगा ना, वो हनी जो है हमें रिलीफ देगा। तो इस दैट्स वाई शूद होगा, पेन रिलीफ के सेंस में शूद वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो अगर आप इससे प्रीवियस के टर्म को देखेंगे तो ये पैसेज जो था टोटली आप सारी चीज इसमें जान रहे थे कि पहले ऑप्शन में प्रोड्यूस्ड बाय होगा, दूसरे में तो बिटवीन होना चाहिए, नहीं तो ये टू हट करके एंड लगाना पड़ेगा बिटवीन के साथ। और अगर फ्रॉम ऑप्शन में होता तो फ्रॉम ले लेते, ड्यू टू होगा, न्यूट्रिएंट्स लार्जर होने की वजह से देन लिया था। और यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो दैट इज द, क्योंकि वो पेन रिलीफ की बात कर रहा था, दैट्स वाई ये टर्म वहां पे पैसिफाई ना होकर के शूद ऑप्शन करेक्ट हुआ था। क्लियर है जी। तो आपने ये 25 क्वेश्चन का टोटल डिस्कशन आपने देख लिया, क्लियर है। और अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे आशा है कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। और अगर आपने दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। थैंक यू वेरी मच।